नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। चुनाव प्रचार अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में हुआ। पिछले कुछ दिनों में हाल ही में जो महाराष्ट्र सबसे अहम आर्थिक नगरी मुंबई जो है देश की, वहां पर भी चुनाव हुआ। लेकिन इस चुनावी माहौल में जिन मुद्दों की बात हुई उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले कुछ समय से इस देश के राजनीतिक गलियारों में और खास करके सरकारी कर्मचारियों के घरों में चर्चा का विषय रहा, वो था ओपीएस। ओपीएस को लेकर इस चुनाव में कोई बात नहीं हुई, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। तो क्या ओपीएस को लेकर जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, जितने भी कर्मचारियों की तरफ से आंदोलन किए गए, अब उन पर विराम लग गया है? क्या सरकार की नई जो नीति है ओपीएस का विकल्प लेकर सरकार जो आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो क्या एक तरह से सभी ने स्वीकार कर ली है, या फिर इस मुद्दे से इस वक्त जरूरत नहीं लगी अलग अलग राज्यों में हुए चुनावों पर कर्मचारियों को बात करना? ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब उत्तर काल में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विजय कुमार बंधु हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अटीवा के। अशोक कुमार जी हैं जो कि प्रधान महासचिव हैं राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के। प्रोफेसर मनोज पांडे हैं और साथ ही शिवबरन सिंह यादव हैं जो कि महासचिव हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज पांडे जी, शुरुआत आपसे अगर करें तो इस पूरे मसले को आप देखते हैं कि ये ओपीएस का मुद्दा क्या इस देश में अब इतिहास बन गया है? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर मनोज पांडे जी। जी जी, आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। आपने प्रश्न किया कि ओपीएस का आंदोलन का इतिहास बन गया है। देखिए, आंदोलन कभी इतिहास नहीं बनते, इतिहास बनाते हैं और इतिहास में पढ़ा जाता है। पहली बात तो हम लोग इस बात को नोट कर लें कि ओपीएस का आंदोलन एक इतिहास है, इतिहास बना रहा और इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। तीन चीजें हम लोग याद कर लें। और जहां तक आंदोलनों की बात है, कोई भी आंदोलन इतिहास नहीं बनता। अगर हम आंदोलनों के इतिहास को देखें, एक शिक्षक होने के नाते, संगठन का एक सिपाही होने के नाते, जो कुछ आंदोलनों के इतिहासों का अध्ययन हम लोगों ने किया या आंदोलनों के इतिहास को पढ़ा, आंदोलन कभी तेज कभी धीरे हो सकता है, लेकिन आंदोलन अगर चल रहा है तो कभी खत्म नहीं होता। कभी इस देश में 1857 में गदर हुआ, लोगों ने कहा भी अंतिम है, अंग्रेजों की विजय हो गई, अब बरतानिया हुकूमत हटाया नहीं जा सकता। लेकिन 1885 में अंग्रेजों ने ही कांग्रेस बनाई और वो कांग्रेस 1915 आते आते एक आंदोलन में तब्दील हो गए। 1947 में देश आजाद हो गया। तो ओपीएस के आंदोलन को अगर आप उस रूप में देखें तो ये एक आंदोलन चला, ओपीएस से यूपीएस पर आ गया, अब ओ जो है वो यू में कन्वर्ट हो गया। तो आंदोलन थोड़े खत्म हुआ, सरकार ने आंदोलन के स्वरूप को बदलने के लिए अपनी चाल बदल ली, आंदोलन नहीं खत्म हुआ। और ओपीएस यूपीएस में तब्दील हुआ, लेकिन आंदोलन अभी भी चल रहा है और ये आप मान के चले कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, फिर यूओ में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉक्टर मनोज पांडे के मुताबिक सरकार ने आंदोलन की दिशा बदल दी। विजय कुमार बंधु जी, आंदोलन सरकार का था कि कर्मचारियों का? नहीं, सरकार का नहीं, आंदोलन तो कर्मचारियों का है और आगे रहेगा भी। सरकार पर पांडे सर ने जो कहा कि वो अपनी साजिशें, अपनी जो बंटवारे की प्रवृत्ति है उसको अपना करना चाहती हैं और उसमें वो सफल होने के लिए हर कदम हर प्रस्ताव अपना देती रहती हैं। रही बात एनपीएस की, तो मैं आपसे पहले भी कर रहा हूं, अटेवा एनएम ओपीएस उनके सहयोगी संगठन लगातार इस मुद्दे को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाए। जिस मुद्दे को कोई पूछता नहीं था, कोई छूता नहीं था, और आज वो राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा बना। अभी आपने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं सब ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। हमारी वहां टीम वितेश खांडेकर जी के नेतृत्व में लगातार वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला रही है। हाँ, ये है चुनाव के समय क्या कुछ नियमावली, सरकारी कर्मचारी नियमावली, तो उसके दायरे में रह के काम करते हैं, तो वो उस दायरे में लेकर के, और लगातार आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के अंदर वोट फॉर ओपीएस का अभियान, एनएम ओपीएस का जो है वो चल रहा है
और उसका बहुत व्यापक असर भी है, ऐसा नहीं है। और किसी राज्य में अगर कोई चुनाव पार्टियां हारती है जीतती, पार्टियां हार जीती, मुद्दा मेरा आगे बढ़ा है। अगर किसी पार्टी ने रखा है तो उसको खूब भरपूर झोली भर भर के वोट मिले हैं कर्मचारियों के, उनके परिवार के, और ये मुद्दा आगे भी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं, क्योंकि यूपीएस तो और रद्दी महारद्दी योजना है, तो उसको तो स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी पांडे सर ने कहा कि आंदोलनों के बीच में जब सरकार अपने रणनीतियां बदलती है तो आंदोलन के भी कार्य उसी हिसाब से रणनीति बनाते हैं। जैसे इलाहाबाद का उदाहरण, अभी एक आंदोलन आपने सबने देखा होगा लोक सेवा आयोग के गलत निर्णय के खिलाफ। तो क्या हुआ, सरकार ने तानाशाही किया, ज्यादती किया, लेकिन आंदोलन अपने यथावत तरीके से, अपनी तरीके से छात्रों ने, प्रतियोगी छात्रों ने कराया। तो ऐसा नहीं है। और अभी मैं आपको जानकारी और दे दूं, अभी एक जानकारी मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी दबाव में लोकसभा चुनाव परिणाम जब आए तो यहाँ पर 2005 के पहले का जो विज्ञापन का मैटर था उसको उन्होंने घोषणा किया कि हम लागू करेंगे। लेकिन आपको जानकारी बता दूं कि मुख्यमंत्री जी सदन में कहा 70,000 लोगों को हमने 2005 के विज्ञापन के पहले हमने पेंशन दे दी है। आपको अभी लेटेस्ट जानकारी बताओ, 42,000 विशिष्ट बीटीसी, जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले, उनको अधिकारी लोग सरकार की अपनी नुक्ति की वजह से उनको बाहर करने की साजिश कर रहे हैं। तो संघर्षों के परिणाम से चीजें आई हैं, लेकिन क्या होता है, कभी बीच में ठहराव आया, कभी विसंगतियां पैदा की गई। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो 2004 के पहले विज्ञापन वाले लोग हैं वो उसमें लाभान्वित होने चाहिए, वो उनके हकदार हैं, और उनको प्रशासनिक अधिकारियों या अधिकारियों के डुप्लीकेसी या विसंगतियों से उनको दूर ना किया जाए, अन्यथा एक आंदोलन और उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी शिवबरन सिंह जी, आंदोलन होगा, सरकार की साजिशों का शिकार कर्मचारी नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे का असर रहा। क्या वाकई में महाराष्ट्र के चुनाव में आप ओपीएस के मुद्दे का कोई असर देखते हैं शिवबरन सिंह जी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रतिष्ठित चैनल में इस मुद्दे को ऐसे में रखा जबकि हमारे एक अच्छे राज्य जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का है आबादी में, वहाँ चुनाव हो रहा है लोकसभा का, विधानसभा का मुद्दा। जैसा कि डॉक्टर मनोज पांडे साहब ने एक, क्योंकि अब राजनीतिक विश्लेषक है इसलिए उन्होंने हमारी बात भी रखी, सरकार की बात भी रखी, और जनता पर उस पर क्या पड़ता है नियर अबाउट फाका खींचने के एक हमारे सामने रखा। मुद्दा यह है कि अगर हम पूरे 100% में से हम 13 से 15% के करीब कर्मचारियों की संख्या ओवरऑल एक बनती है एक जनता में, सरकार की ये स्थिति रहती है, आज की सरकार की जो ओवरऑल प्रीव्यू आप देखेंगे, मुद्दा हमारा है और हम लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन सरकार के नजरिए से अगर देखें तो वो जो रेस्ट 85% है उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी बंधु जी ने जैसे बात कही कि अभी वहाँ इलाहाबाद में बवाल चल रहा था और उन्होंने अपनी चीज वो टर्न डाउन कर लिया, लेकिन आंशिक किया, तो सरकार की ये नीति रहती है। 85% जो जनता है, चाहे वो जो मुद्दा हो, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हम अपने लेना से देना रहता है, हमसे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, कि जो 85% जनता उसको सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती। जब 15% कर्मचारियों की मांगों की बात आती है तो सरकार उन लोगों को जो नौकरी में नहीं आए सरकारी सेवा में, उनको गुमराह करने के और हमको एक विरोधी बनाने की कोशिश सरकार करती। बस मुद्दा बस इस जगह है, इसी को आप चाहे जितना दिन भर डिस्कस करते रहिए, उतना बात करते रहिए। हमने मांगा कि साहब सीधी रिटायरमेंट के बाद हमको आप सिक्योरिटी दे दीजिए, पेंशन हमको दे दीजिए। अब वो साहब ये पीएस ले लीजिए, वो पीएस ले लीजिए, इतना काट देंगे, उतना घटा देंगे, 4% बढ़ा देंगे, 5% बढ़ा देंगे। अरे भाई, जिस रास्ते हमें जाना नहीं, हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे, हमारी डिस्कशन नहीं करेंगे, हमसे चर्चा नहीं करेंगे, तो कैसे निर्णय आप ले लेंगे? मजे की बात यही है कि जो नीति निर्माता है वो नीति निर्माता पर्दे के पीछे रहते हैं, और जो हमारा मैसेज वहां तक ले जाते हैं अधिकारी का, लोगों को आगे करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे उनके बीच का फैसला हो पाए। मुद्दा यहाँ है। ये अच्छी बात है कि राज्यों में इसका असर होता है, और कुछ राज्यों में इसका असर। अशोक कुमार जी, शिवबरन सिंह जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन है ये बीच में जो नीति नियामकों और कर्मचारियों के बीच में रोड़ा बने हुए? सीधी सीधी बात है, जो प्रदेश में सभी विभागों के मुखिया हैं, आईएएस हैं, वो लोग इस काम को बीच में रोड़ा बन के बैठे हुए हैं। वो सही से कोई चीज का प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। उसका एग्जाम्पल है, कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में लाए और उसको बंद किए, चाहे वो 2000 की नोटबंदी हो, चाहे किसानों का बिल हो, चाहे नागरिक संहिता कानून हो, चाहे लेटरल एंट्री हो,
ये कौन लाया था? कोई उनके आसपास भटकने वाले जो अधिकारी होते हैं वही ये चीजें समझाते हैं, गुमराह करते हैं नेताओं को जो पदों पे आसीन है, और उसके बाद से ये सारी चीजें जब पब्लिक में खराब। अब आप लोक सेवा आयोग की घटना देख लीजिए, अभी लेटेस्ट जो है, कौन किया है? केवल वहां का जो अध्यक्ष है संजय त्रिनेत्र, उसने ये गुमराह किया माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, गलत इन्होंने किया है। एक साथ लोग गंगा जी में करोड़ों लोग डुबकी लगाने की यही सरकार व्यवस्था कर रही है, और एक साथ 1 लाख लोगों का इम्तिहान नहीं हो सकता। कितने विडंबना है, कैसे गुमराह कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, नेता लोग तो पूरी चीजें नहीं समझ पाते हैं, अधिकारी लोग गुमराह कर देते हैं। तो सीधे सीधे शिवबरन सर का यही कहना है कि बीच में जो लोग हमारे बीच में और मंत्री जी के बीच में जो लोग आते हैं वो सीधे सीधे आईएएस अधिकारी हैं, जो ये हम पब्लिक में हम लोगों को गुमराह करते हैं, बांटने का कार्य करते हैं। ये सीधा सीधा फंडा है जो शिवबरन सर बोल रहे हैं। आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं। डॉक्टर मनोज पांडे आईएएस कर्मचारियों से अलग है क्या? देखिए, आईएएस कर्मचारियों से अलग नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अलग मानते हैं। एक्चुअली में वो जो सरकारें हैं, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके सलाहकार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात की हमें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि राजा को जो पसंद हो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। और वो दिन को रात, रात को दिन बताते रहते हैं। जब आंदोलन होता है, राजा की नींद खुलती है या राजा को भय लगने लगता है, तो वो कहता है कि बदलो, और सारा कसूर उन पर डाल देता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ओपीएस आंदोलन में आप देखें, गांधी जी जब आंदोलन कर, मैं एक पुरानी बात कर दूं चूंकि आपने बात छेड़ दिया, गांधी जी भी जब आंदोलन किया करते थे तो पर्दे के पीछे से बहुत सारे धनवान लोग उनके आंदोलन की मदद करते थे। बहुत सारे जो बरतानिया हुकूमत में हिंदुस्तानी अधिकारी थे वो मदद किया करते थे। तो ब्यूरोक्रेसी, जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है, वो गुमराह करने काम करती है। और देखिए, इतिहास में अगर आप जाएंगे तो इतिहास में चीजें रोकने वाले, राजा को गुमराह करने वाले, शासन को गुमराह करने वाले हर युग में पाए गए हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन आंदोलन एक बड़ी चीज होती है। जब आंदोलन होने लगते हैं और आंदोलन सतत चलते हैं तो ये मान के चले वो परिणाम दे जाते हैं। बंधु जी हैं, बंधु जी वहां गए जहां गांधी जी गए थे, चंपारण, और चंपारण से उन्होंने यात्रा की। चंपारण का आंदोलन कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, नील की खेती का एक बड़ा छोटा सा आंदोलन हुआ और देश की आजादी दे गया। हमें लगता है बंधु जी भी उससे प्रेरित हुए और चले गए चंपारण और पूरे देश की यात्रा किए कि लोगों को ये समझ में आए। और आंदोलन, देखिए बंधु जी भी बता रहे थे, और एक बड़ी बात बताएं कि इन्हीं हमारे संगठनों के जब हम लोग बनाते थे, भाई हम भी करीब 21-22 साल हो गया संगठन में काम करते हुए, तो हमने देखा, हम भी लड़ते थे। हम देखते थे कि संगठनों का जो एजेंडा तैयार होता था तो उस एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली सबसे निचले पायदान पे होता था। आज सबका जब एजेंडा शुरू होता है तो सब कहते हैं कि नहीं, पुरानी पेंशन बहाल हो। तो जब कई आवाजें उठने लगती है ना, तो धीरे धीरे सरकारें गूंगी और बहरी होती हैं, लेकिन सरकारों को सुनाई देने लगता है। जब कई जगह सरकारें बदली, अदला बदली का दौर शुरू हो गया। और ये आप मान के चले कि जब राजनीतिक दलों की कोई भी चीज राजनीतिक इच्छा शक्ति से मिलता है, और जब राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये चीज आने लगी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति जगने लगी है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि फिर से राजनीतिक इच्छा शक्ति जगेगी और पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। भाई एनपीएस था ना, सब कहते थे नहीं बदलेगा, अब यूपीएस आ गया, यानी कुछ तो बदला। तो हम ये नहीं कहते कि यूपीएस अच्छा है बुरा है, वो अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो आंदोलन समाप्त हो गया होता। बहुत कुछ ही लोग, चंद लोग हैं जो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, बाकी सारे संगठन विरोध कर रहे हैं। हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यूपीएस नहीं, एपीएस चाहिए। जी डॉक्टर मनोज कुमार जी, ये जो साजिश जिसको आप कहते हैं सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम को लाना और यूपीएस पर चुप्पी साधे रखना और ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर अपन बात करें, इन तीनों में अगर आप तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप से क्या, कहां आप तीनों को पाते हैं? और सरकार की साजिश में किस तरह की साजिश है आप लोगों के साथ? सरकार क्या चाहती है आप लोगों से? देखिए, अगर तुलना की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी की ये है, उसमें वो है, वो है। विजय कुमार जी से ये सवाल है डॉक्टर। जी 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 बहुत जी जी थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ एनपीएस या यूपीएस, ये
पूंजीपतियों के स्कीम है, ये कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आप उसका नाम बदलते रहिए, एनपीएस कर दीजिए, फिर यूपीएस कर दीजिए, फिर और कुछ कर दीजिए। ये पूंजीपतियों की एक स्कीम है जिसमें सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का एक मोटा पैसा जाता है। उसे सरकार की क्या फंडिंग होती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में क्या देते हैं, अब वो सरकार जाने और वो उद्योगपति जाने जो हमारा पैसा ले जा खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब ये देश गरीब था, जब अनाज भी खाने को नहीं था, उस दौर में भी ओल्ड पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा दी गई। ये कोई बख्शीश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पुरानी पेंशन कोई बख्शीश नहीं, कोई भीख नहीं है। हमारी 30 साल 35 साल सेवाओं के बदले में हमें जो सामाजिक सुरक्षा दी जाती है वो दृष्टिकोण को देखेंगे। और देश हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि आपने जिनसे सेवाएं ली हैं उनके जीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आप स्कीमों का नाम बदलते रहिए, आप व्यवस्थाएं बदलते रहिए, उससे कुछ नहीं होना है। एक ही लाइन है, पूरे देश की मांग है। आज का आपकी खबर बताएं, अभी हमारे सीजीए साहब रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया। और जब ओल्ड पेंशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को पेंशन बहुत कम मिलती है, उससे उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। आप कल्पना करिए मैडम कि देश का अर्धसैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर खड़ा होता है, वो एक गरीब घर का बेटा निकल के आता है, उसको पेंशन चाहिए और न्यायाधीशों को पेंशन चाहिए, इस देश के नेताओं को पेंशन चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी को, लेखपाल को और सरकारी टीचर को पेंशन नहीं चाहिए। इस देश के नेता को चाहिए, इस देश के न्यायाधीशों को चाहिए, और अगर कम है तो उसमें और वृद्धि चाहिए, लेकिन हमको नहीं चाहिए। और वो मजे की बात है, जो इस पूरी व्यवस्था का सारा, और मैं आपको एक और बता रहा हूं, ईमानदारी से अगर इनकम टैक्स कोई दे रहा है तो इस देश का प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी देता है, जिसका ईमानदारी से पूरा इनकम टैक्स कटता है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला सामाजिक सुरक्षा का हकदार नहीं है। जो लोग अपनी भी और अपने इनकम टैक्स के भी तमाम चीजें बचाते हैं, उनको चाहिए हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन टैक्स देने वाले को पेंशन नहीं चाहिए। ये कौन सी नियमावली है? ये देश में दो तरह की व्यवस्था। 16 लाख रुपए, आज ही की खबर है और आप ही के चैनल की खबर है कि 16 लाख रुपए सालाना सीजीए साहब को पेंशन मिलेगी साल भर की। अब आप कल्पना करिए, ठीक है, हम उन्हें दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, उन्होंने सेवाएं की हैं उन्होंने, लेकिन मेरा मानना है अगर इस देश का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश देश की सेवा करता है तो क्या एक शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, क्या एक नर्स है, क्या एक डॉक्टर्स, क्या एक और तमाम सारी जो सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनकी सेवाएं देश की सेवा के लिए नहीं है क्या? जी, तो दूसरापन क्यों? एक बहुत पुरानी जंग है हिंदुस्तान में, और वो है ये जो आईएएस बिरादरी है वो वर्सेस पूरी अदर सर्विसेज के जो लोग हैं उनकी। अशोक कुमार जी, यहाँ पर आईएएस बिरादरी अदर सर्विसेज के जितने भी, जिनकी तरफ विजय कुमार बंधु जी ने इशारा किया है, उन सबको उन अधिकारों से वंचित करना चाहती है जो वो खुद लेना चाहती है। अशोक कुमार जी, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे राजनेताओं को लीड कर रही है और इस वजह से ओपीएस और यूपीएस और एनपीए तमाम जो जितनी चीजें हैं इन सब में ये जितनी उलझन है वो सब उन्हीं की क्रिएट की हुई है? बिल्कुल 100% आप सही कह रही हैं। केवल उन्हीं की बनाए हुए मकड़ जाल में ये मंत्री मुख्यमंत्री लोग फंस जाते हैं और इनको तब याद आता जब इनकी सरकारें खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं। आप कई बार देख चुकी हैं, चाहे जितनी पुरानी सरकार हो, एक कोई पायलट साहब थे, वो आईएएस का पद धारण किए थे बहन जी की गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया, पूरी बहन जी की सरकारी चली गई, उनके एक एक लेने पे एक्शन। चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, उस समय कौन मुख्य सचिव था, क्या किया था, वो सब लोग जानते हैं। तो ये सब जगह जहां पे भी कोई भी गड़बड़ हो रहा है, इसमें हम कहते हैं अगर वो बेहतर होता मैडम, तो सबसे पहले कोई भी अच्छी चीज कोई भी जनप्रतिनिधि लेता है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, हर अच्छी चीज। जैसे जहाज में जाएंगे तो जहाज में भी वो लोग बिजनेस क्लास में बैठ के जाते हैं, जनता के लिए पीछे वाली सीट रहती है खाली। ट्रेन में जाते हैं तो एसी फर्स्ट चाहिए उन्हें, एसी थर्ड सेकंड हम जनता के लिए है। तो जब सारी अच्छी अच्छी चीज वो लेते हैं, तो अगर ये बहुत बढ़िया थी एनपीएस, तो एनपीएस सबसे पहले इन सब लोगों को लेना चाहिए था। हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको पूरा दुनिया समाज देख रहा है, तो जो अच्छी चीज है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो
जब मनमोहन सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उस समय इन्होंने लेटर लिखा था। विजय बंधु जी कई बार उस लेटर को दिखा चुके हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोग को भी वो लेटर मिला हुआ है। बार बार दिखाते हैं उसमें कि ये पुरानी पेंशन स्कीम सब के लिए बहुत बेहतर है, कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये मिलनी चाहिए। आज भी हम सब लोग वो लेटर रखे हैं, सबके फोन में सेव है वो लेटर। बार बार ये भी कहा जाता है कि वो संत आदमी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आज तो डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ, डबल इंजन की सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, बेहतरीन, तो क्यों हम लोग का भी छोटा सा काम नहीं कर देते हैं? कितने कर्मचारी बचे हैं? जहां तक बात डबल इंजन की सरकार की है, यानी कि बीजेपी तो ओपीएस को लेकर वैसे भी बहुत जो आप लोगों की मांग रही है उसको लेकर बीजेपी का पक्ष उस तरह का नहीं रहा है जैसा कि आपका। लेकिन शिवबरन सिंह जी, क्या वाकई में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को जो कहीं मंत्रियों का पदभार संभाल रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री और कहीं देश के कैबिनेट में अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्या उन सबको हमारे देश के महज आईएएस ऑफिसर इतना घुमा और चला देते हैं कि आप लोग इस मकर जाल में फंस कर रह गए? गंभीर चर्चा नहीं होते, नहीं लोग मैं बड़ा करके बात होने लगती है, हम सरकार को हिला देंगे, हम हटा देंगे, ये हम लोग बात करने लगते हैं। मुद्दे पर जितनी गहन चर्चा हो रही है, और मैं कहूंगा इसमें डॉक्टर मनोज पांडे साहब को कि उन्होंने बात अच्छी की है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, बार है वो सरकार फ्रीज करने जा रही है। सबसे पहली बात तो ये सेक्रेटरी के आप पहुंच गए, ये बात हम लोगों को पता चल। पहले मुख्यमंत्री हम लोगों को छोटे मोटे इवेंट्स में बुलाया करते थे, एक गेट टुगेदर था छोटा सा उन्हीं के आवास पर, हम टाइम थे। वहां जाने के बाद हम लोगों ने एक बात कही मुख्यमंत्री जी ले जाकर उस दिमान में कि क्यों ये नौबत क्यों आई कि आप हमारा डीए फ्रीज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिंह जी की बात मैं कर रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं, इतना मिलनसार थे उस समय के जमाने के लोग। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है, मैं कहाँ फ्रीज करने जा रहा हूँ। तो भोलानाथ तिवारी जी उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, मुलायम सिंह जी ने उनको कहा क्या क्यों ये कर्मचारी नेता क्या कह रहे हैं, हमारा डीए फ्रीज करने जाओ क्या? उन्होंने नहीं चाहिए और उसको ऐसा रखिए कि दोबारा कभी निकले ना। ये एक उदाहरण है कि हमारी छोटी सी मांग हो सकता है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ या सरकार की सेवा नियमावली के कारण से 1 रुपया मांग रहे हो। सरकार की स्थिति में कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। और सरकार ये हमें बताने की कोशिश करे कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। मगर 1 रुपया हम किसी मामले में मांग रहे हैं कंपनसेशन के तौर पर या हक के तौर पर, जीवन निर्वाह के तौर पर, बैठकर वाले नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं, सरकार हमसे बैठ के जो पर्दे के पीछे रहते हैं वो ये कहें कि 50 पैसे आप अभी ले लो, 50 पैसे की हम व्यवस्था बाद में करें। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब हम बाहर से बताने लगे, हमारी बात को अनैतिक घोषित करने लगे, हमारी को अभी एस्मा लगाने लगे, 4400 आजकल 163 हो गई है, वो लगाने लगे और हमारी बात को बात ही न सुने, तो फिर हमें आंदोलन को बढ़ाना तक ले जाना पड़ता है, जहां तक असहज इंटरनेट में शिवचरण सिंह जी आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है और इस विषय को और ज्यादा व्यापक रूप से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को सही है, लेकिन आपके यहाँ इंटरनेट का कुछ इश्यू है जिससे हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात आपसे करने के बाद समझ में आ रही है वो ये कि ओपीएस का मुद्दा जो अभी है वो अभी कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि कर्मचारी इसको लेकर थोड़े शांत हैं या कर्मचारियों को सरकार अपनी साजिश का शिकार बनाकर नई पेंशन स्कीम के मकर जाल में उलझा सकती है। लेकिन कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए जितने नेतागण आज जुड़े हैं उनका साफ कहना है कि इस विषय पर वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। सरकार में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स यानी आईएएस ऑफिसर्स उनके निशाने पर हैं कि वो जो हैं वो जनप्रतिनिधियों को, नीति नियामकों को, हमारी सरकारों को काम करने नहीं देते हैं उन लोगों के पक्ष में, हित में, जो दरअसल एक लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में या सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के योगदान को बढ़ाएं। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कर्मचारियों की जो जंग है
वो कितनी आगे बढ़ती है दरअसल, सीधे सीधे शब्दों में इसे कहा जाए तो। और ये पेंशन के मुद्दे पर आने वाले दिनों में और कितना तूफान आता है, कितना उबाल आता है और कितना इतिहास लिखा जाता है ओपीएस के बाद, ये देखना होगा। लेकिन अभी तो थोड़ी शांति है, ये शांति कितने दिन रहेगी और कितने राज्यों में इसका चुनाव में असर होगा और कितनों में नहीं। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने कहा, पैनलिस्ट ने, कि असर है, कितना है देखेंगे परिणामों में। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।